नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम कोच पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पहली क्लास में ब्रह्मांड के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको सीखे। उसके बाद हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में जितनी जानकारी पेपर के अकॉर्डिंग पूछी जाती है उस सब के बारे में हम लोगों ने बात किया कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इनका यूज क्या होता है ग्लोब पर। इस पर सब हम लोगों ने बात किया था, है ना। तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो हमने आपको बताया था कि संपूर्ण भूगोल आपको एग्जाम कोच पे पढ़ने को मिलेगी, तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक नया टॉपिक सामने है जिसे बताते हैं सौरमंडल, है ना। क्या बताया जाता है? सौरमंडल। इसको सोलर सिस्टम बोला जाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सोलर सिस्टम क्या होता है। सोलर सिस्टम क्या या सौरमंडल क्या होता है, इसका कैसे जन्म होता है। तो हमने आपको कुछ ब्रह्मांड में जब थोड़ी बहुत बातें बताई थी तो मैं बताया था कि ब्रह्मांड 100 अरब आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। उसके बाद आकाश गंगाओं में बहुत सारे सौरमंडल मिलके एक आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। जैसे हमारी आकाश गंगा का नाम मिल्की वे या दुग्ध मेखला या मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। और हमारी आकाश गंगा में एक अपना सौरमंडल है जिसमें सूर्य और 8 ग्रह और 204 उपग्रह मिलके एक परिवार की भांति कार्य करते हैं, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि सौरमंडल क्या है, तो आप बताएंगे कि सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, 204 उपग्रह और 10 लाख क्षुद्र ग्रहों से मिलकर एक तंत्र का निर्माण होता है, वही आपका सौरमंडल कहलाता है। क्वेश्चन 2 बनते हैं सौरमंडल से पहले ही कि बताइए सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। आप ये कह सकते हैं कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है, ठीक है। और आप ये भी याद रखो, अगर आपसे पूछ ले कि सौरमंडल का केंद्र किसे कहा जाता है, तो सौरमंडल का केंद्र भी सूर्य को कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आपके 8 ग्रह है ना, जो 8 ग्रह हैं ये सूर्य से ही टूटकर बने हैं, ठीक है। और सबका अपना अपना कार्य होता है। आप जानते हो कि तारे वे होते हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं चमकते हैं, किसी दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, वो तारे कहलाते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, ठीक है। आगे बात करते हैं ग्रह पे, प्लेनेट की बात करते हैं। ग्रह क्या होते हैं? तो ग्रह वे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, है ना, और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक। उसी क्रम में अगर उपग्रहों की बात करें तो जिस प्रकार से ग्रह सूर्य की चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार से उपग्रह अपने अपने ग्रह की चक्कर लगाते हैं। जैसे हम बात करें उपग्रह की तो चंद्रमा, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक। तो इस सौरमंडल से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ढेर सारे क्वेश्चन सौरमंडल से बनते हैं। तो उसमें हम लोग एक एक क्वेश्चन के बारे में ध्यान देंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे कैसे सीखना है। छोटी छोटी बातें इसमें पूछता है तो उसको हमें ध्यान में रखना है। ज़्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप समझ लेंगे सौरमंडल तो आपका काम हो जाएगा, ठीक। तो शुरू करते हैं, ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने यही है, सब कुछ है। आप देख रहे हैं कि यहाँ सूर्य है, उसके बाद बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है ना। अंग्रेजी में बात करेंगे तो आप मरकरी बोल सकते हैं, शुक्र को वीनस बोल सकते हैं, पृथ्वी को अर्थ बोल सकते हैं, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सेटर्न, अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून, ठीक। तो इससे क्वेश्चन बनते, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सौरमंडल में परंपरागत ग्रहों की संख्या कितनी है। क्या पूछेगा? परंपरागत ग्रहों की संख्या कितनी है। परंपरागत ग्रह कितने हैं? अगर पूछे कि परंपरागत ग्रहों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे परंपरागत ग्रहों की संख्या 8 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। लेकिन आप जानते होंगे कि पंडित जी अभी भी 9 ग्रह बता देते हैं ना, तो वहां पे आप विद्वता मत दिखाइएगा, क्योंकि वो 9 बता रहे हैं और वो समझ में जब उनके आएगा कि 8 है तब ये बता देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे
कि आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ग्रह सूर्य की कितनी समय में परिक्रमा करती है। सूर्य का परिक्रमा कौन सा ग्रह कितने समय में करता है। बुध को कितना समय लगता है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में, पृथ्वी को कितना लगता है, शुक्र को कितना लगता है, मंगल को कितना लगता है। तो ये अलग अलग पूछा जाता है। कभी भी एग्जाम में आ सकता है कि बताइए मंगल सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, पृथ्वी कितने दिन में पूरा करती है ना। तो आप सीधे एक ही लाइन में समझ जाइए। अगर हमें बात करनी हो कि इनका ग्रह लिख सकते हैं आप, या कह सकते हैं ग्रहों का परिक्रमण काल, ग्रहों का परिक्रमण काल। तो इससे आप देख सकते हैं कि ग्रहों का परिक्रमण काल की हम बात करेंगे तो सबसे पहले बुध की बात करें कि बुध सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है। तो बुध सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में मात्र 88 दिन का समय लेता है। कितने दिन का समय लेता है? 88 दिन का समय लेता है। आगे बात करें शुक्र सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है, तो आप बताएंगे 225 दिन का समय लेता है। माने 225 दिन लग जाते हैं शुक्र को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। उसके बाद हम पृथ्वी की बात करते हैं तो 365 सही 1/4 दिन, 1/4 का मतलब समझते हैं 365 दिन 6 घंटे, है ना। उसके बाद मंगल की बात करें तो मंगल सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है, तो आप बताएंगे 687 दिन, 687 दिन। एक बात आपके समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे ग्रहों का परिक्रमण काल भी बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाई जाती है, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है क्षुद्र ग्रह पट्टी। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि क्षुद्र ग्रह पट्टी कौन कौन से ग्रह के बीच में पाई जाती है। तो क्षुद्र ग्रह पट्टी जो होती है वो आपकी मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है, ठीक है। इस पे भी बात करेंगे। अगला है बृहस्पति। आपसे पूछता है कि बृहस्पति का परिक्रमण काल कितने दिन का होता है। तो बृहस्पति का परिक्रमण काल जो होगा वो होगा 11.8 वर्ष। लगभग सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में बृहस्पति को 12 वर्ष लग जाते हैं। आगे बात करते हैं शनि की। तो शनि जो है वो 29.5 वर्ष का समय लेता है। शनि सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 29.5 वर्ष का समय लेता है। आगे बात करते हैं अरुण की। अरुण सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है, तो अरुण सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लेता है कितना भाई, 84 वर्ष। कितना समय लगता है, 84 वर्ष लगता है। आगे बात करता है वरुण सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेगा, तो आप बताएंगे 164 वर्ष। तो एक ही लाइन में आप पूरे ग्रहों के परिक्रमण काल को समझ सकते हैं। बुध का एक चक्कर, बुध सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है, 88 दिन का। शुक्र सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में भैया कितना समय लेता है, 225 दिन का। पृथ्वी 365 सही 1/4 दिन। मंगल 687 दिन लगाता है एक चक्कर पूरा करने में। बृहस्पति 11.8 वर्ष का समय लेता है। शनि 29.5 वर्ष का समय लेता है। अरुण 84 वर्ष का समय लेता है। जबकि वरुण कितना समय लगाता है, 164 वर्ष। पेपर में आता है कि बुध, बताइए सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में सबसे कम समय किस ग्रह को लगता है, आंसर आता है बुध ग्रह को। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सूर्य का सबसे लंबे समय में सूर्य का एक चक्कर पूरा कौन करने वाला ग्रह है, आंसर आएगा वरुण। क्योंकि वरुण जो है वो सूर्य से सबसे दूर है, जबकि बुध जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक है। क्या बात क्लियर हुई? बिल्कुल, बात समझ में आ रही ना, सही है। आगे देखेंगे। अब ये तो हो गया परिक्रमण काल की बात कि कौन सा सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है, ठीक। अब बात करता है कि पूछता है कि कौन से ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं। तो ऐसे रट्टा ना मारो, है ना, एक बार सीख लो बात खत्म। जैसे देखो लिखा है उपग्रहों की संख्या, उपग्रहों की संख्या, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कौन से ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं। तो क्या आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता है तो आज के बाद पता हो जाएगा, ठीक है। बुध के पास उपग्रहों की संख्या कितनी होती है, तो बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। आपसे पूछे कि कौन सा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो दो आते हैं, एक बुध एक शुक्र।
पूछे सौरमंडल में ऐसे कितने ग्रह हैं जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, तो आंसर आएगा बुध और शुक्र। ठीक, बुध के पास एक भी नहीं, शुक्र के पास। आपसे पूछे पृथ्वी के पास, तो आप बताएंगे एक, और एकमात्र कौन, चंद्रमा। आगे बात करते हैं मंगल के पास, तो मंगल के पास है दो, मंगल के पास उपग्रहों की संख्या दो है। आगे बात करते हैं बृहस्पति के पास, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी तक हम लोग ये पढ़ते थे कि सौरमंडल का सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन था, तो आप कहते थे बृहस्पति, लेकिन अब तो आप जान ही रहे हो कि सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, शनि है। तो पहले बात करते हैं कि बृहस्पति के पास कितने हैं भाई, तो आप बताएंगे 79 उपग्रह हैं बृहस्पति के पास। अगला आपसे पूछे कि शनि के पास उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो शनि के पास है 82। शनि के पास कितने हैं, 82 उपग्रह है, 82 उपग्रह है। ठीक है, आगे बात करते हैं अरुण के पास, तो अरुण के पास है 27। बात करते हैं वरुण के पास, तो वरुण के पास है 13। ठीक, इस प्रकार से आपको सभी ग्रहों के उपग्रह पता चल गए। ना बुध के पास एक है, ना शुक्र के पास है किसके पास, पृथ्वी के पास एक, मंगल के पास दो, बृहस्पति के पास 79, शनि के पास 82, अरुण के पास 27, वरुण के पास 13। इतना क्लियर हुआ होगा, है ना। आशा है कि आपकी समझ में बात आ रही होगी। ठीक, अब आपसे और क्वेश्चन क्या बनते हैं, स्टार्टिंग में कैसे कैसे वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक, अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि मान लो ये हो गया, अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा, अगला क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा, है ना। क्या पूछेगा आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं, बाह्य ग्रह कौन कौन से होते हैं, जोबियन ग्रह कौन कौन से होते हैं, टेरेस्ट्रियल ग्रह कौन कौन से होते हैं, पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं, या आपसे पूछेगा गैसीय ग्रह कौन कौन से होते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, है ना। आगे बात करते हैं, अगर आपसे पूछे, क्या पूछे, आंतरिक ग्रह, आपसे पूछे पार्थिव ग्रह, आपसे पूछे टेरेस्ट्रियल ग्रह, क्या पूछे आपसे, टेरेस्ट्रियल ग्रह। ठीक भैया, इन तीनों का आंसर एक ही होगा, चाहे आपसे आंतरिक ग्रह पूछे, चाहे आपसे पार्थिव ग्रह पूछे, और चाहे आपसे टेरेस्ट्रियल ग्रह पूछे, तीनों का आंसर एक ही होगा। तो आंतरिक की बात करेगा तो आप आंतरिक में ये कहेंगे कि ऐसे ग्रह जो क्षुद्र ग्रह पट्टी और सूर्य के बीच में हैं, वो आपके आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। जैसे हम बात करते हैं इनकी बात करेंगे, ठीक है, तो आप कह सकते हो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक, ये आपके क्या हैं, ये आपके आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। इन्हीं को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। अब बात समझ में आनी चाहिए कि इनको पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं, तो पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी, और सौरमंडल के ऐसे ग्रह जो पृथ्वी के समान धरातल रखते हैं, माने जिसके पास ठोस धरातल होता है, उनको हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। कि ऐसे ग्रह जिनके पास पृथ्वी के समान धरती पाई जाती है या ठोस धरातल पाया जाता है, उनको पार्थिव ग्रह कहते हैं। एग्जाम में आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह है। ठीक, 3 इधर के रखेगा, 1 पार्थिव रख देगा, मेरी बात समझ रहे हो। या पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है, तो आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। इतने में कोई समस्या, पार्थिव ग्रह का मतलब समझ गए ना। ठीक है, पार्थिव चाहे टेरेस्ट्रियल, इनका आंसर 4 ही होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आपसे यह पूछेगा कि भैया कौन कौन से ग्रह बाह्य ग्रह कहलाते हैं, कौन कौन से ग्रह गैसीय ग्रह कहलाते हैं, और कौन कौन से ग्रह जोबियन ग्रह कहलाते हैं। आप कह सकते हो बाह्य ग्रह,
गैसीय ग्रह, और इन्हीं को आप बोल सकते हो जोवियन ग्रह। ठीक, जोवियन ग्रह, बाह्य ग्रह, जोवियन ग्रह, गैसीय ग्रह। अब इनको गैसीय ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो चार आपके बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हैं, ये चार के चारों जो ग्रह हैं ये गैसों से निर्मित हैं, अर्थात इनमें ठोस धरातल नहीं होता है, आप इन पर खड़े नहीं हो सकते हो। ठीक, मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इनको आप कह सकते हो पूरे के पूरे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक, ये आपके चार ऐसे ग्रह हैं जो बाह्य ग्रह, अर्थात ऐसे ग्रह जो क्षुद्र ग्रह पट्टी के उस पार पाए जाते हैं या सूर्य से सबसे दूर है, या आप कह सकते हो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपके चारों गैसीय ग्रह, जोवियन ग्रह और बाह्य ग्रह की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो आपसे एग्जाम में चाहे ऐसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह है या निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है, इस क्लास को देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते भाई। आपसे पूछता है आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, ग्रहों का क्रम। ठीक, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या होता है, माने कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। तो सब लोग जानते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। तो इसके लिए हम बात कर लेते हैं, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, फिर शुक्र, उसके बाद मंगल, और मंगल के बाद बुध। इस प्रकार से ये ग्रहों का क्रम है। सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है। ठीक है, इस प्रकार से आपके क्रम वाइज हो गया। अच्छा, क्वेश्चन कैसे पूछता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आंसर आता है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आंसर आता है बुध। आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी किस नंबर पे आती है, तो आकार के हिसाब से पृथ्वी किस नंबर पे आती है? 5वें नंबर पे आती है। ठीक, तो ये छोटी सी जानकारी आपको मिली है ना। अब और क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, अब हम लोग सब जो ग्रह हैं आपके, उसके बारे में हम धीरे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आप देख सकते हो, इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इतनी बात तो समझ में आई होगी, है ना। एक और देख लो, थोड़ा सा क्षुद्र ग्रह के बारे में देख लो, क्या पूछता है एग्जामिनर। ठीक, अब आप देखो क्षुद्र ग्रह क्या होता है। पेपर में आपसे पूछता है कि क्षुद्र ग्रह पट्टी किसके किसके बीच पाई जाती है, तो क्षुद्र ग्रह पट्टी आपके पाई जाती है मंगल और बृहस्पति के बीच में। आपसे पूछे क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं, तो क्षुद्र ग्रह ये होते हैं, ये धूल कणों से मिलकर बने होते हैं और ये सूर्य के चारों ओर अनियमित तरीके से चक्कर लगाते हैं। सूर्य के अनियमित समय में ये चक्कर लगाते हैं, इसलिए इनको क्षुद्र ग्रह, और इन्हीं का एक और नाम मिलता है जिनको बोला जाता है अवांतर ग्रह। अवांतर ग्रह, ये नया नाम होगा आपके लिए, है ना। पेपर में आपसे पूछे कि अवांतर ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो जो अवांतर ग्रह होते हैं ये आपके पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। अर्थात ये आप समझ सकते हैं कि अवांतर ग्रह क्षुद्र ग्रह को ही कहा जाता है। जिनका आने जाने का समय निश्चित ना हो उनको अवांतर ग्रह कहा जाता है। गांव में बहुत ही एक प्रचलित नाम सुना होगा,
आपने देखा होगा कि गांव के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका जाने का समय और आने का समय निश्चित नहीं होता है, ठीक, तो उन्हें एक शब्द नाम दिया जाता है जिसको कहा जाता है आवारा। इसी अवांतर ग्रह से लिया गया है, ठीक, तो इनका भी क्रम सही नहीं है, ये कब सूर्य का चक्कर जल्दी लगा दे और कब देर से लगाए, इनको इसलिए अवांतर ग्रह भी बोला जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि भैया हमारे सौरमंडल में कुल कितने क्षुद्र ग्रह हैं, तो आप कहोगे कुल इनकी संख्या 10 लाख बताई जाती है। कितनी बताई जाती है? 10 लाख। एक क्वेश्चन और पूछा जाता कि भाई बताइए क्षुद्र ग्रह का कौन सा ऐसा क्षुद्र ग्रह है जो पृथ्वी वासियों को नग्न आंखों से दिखाई देता है। एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जो पृथ्वी वासियों को नग्न आंखों से दिखाई देता है, एकमात्र क्षुद्र ग्रह जो पृथ्वी वासियों को नग्न आंखों से दिखाई देता है, उसका क्या नाम है? खूब पूछता है। उसका नाम आपका है फोरबेस्टा। कौन सा ग्रह है? फोरबेस्टा। फोरबेस्टा नामक जो क्षुद्र ग्रह है ये पृथ्वी वासियों को नग्न आंखों से दिखाई देता है। इतने में कोई समस्या नहीं, ठीक। एक बात और है, अब थोड़ा सा और आप देखो और क्या पूछता है। अब आप देखो कि मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, मंगल के पास 2 उपग्रह है ना, मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, तो 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? एक है डीमोस और एक है फोबोस। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है? एक है डीमोस, एक है फोबोस। पेपर में आपसे पूछा जाता है कि डीमोस और फोबोस किसके उपग्रह हैं, तो डीमोस और फोबोस ये आपके मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? आपसे पूछा जाता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो आप ये कह सकते हैं यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक। तो कौन सा सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है? आंसर आएगा डीमोस। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक। थोड़ा सा और देखो, थोड़ा और जानकारी ले लो, है ना। यहां पे देखोगे, यहां पे बृहस्पति जो लिखा है, बृहस्पति का एक ग्रह है, बृहस्पति का है ना, बृहस्पति का उपग्रह, बृहस्पति का उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड। क्या नाम है? गैनीमेड है, गैनीमेड है। पेपर में आपसे पूछा जाता है कि गैनीमेड किसका उपग्रह है, तो गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि सौरमंडल का सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है। सौरमंडल के सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है? आंसर आता है गैनीमेड। अच्छा, आपसे पूछे गैनीमेड उपग्रह की खोज किसने किया था, तो गैनीमेड उपग्रह की खोज गैलीलियो ने किया था, ठीक है। गैलीलियो ने और उपग्रहों की खोज किया था इसी बृहस्पति में, जैसे आपका हो गया लो, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमेड। गैनीमेड, लो, यूरोपा, कैलिस्टो, ये 4 उपग्रहों की खोज गैलीलियो ने किया था, इसीलिए इसको बोल देते हैं गैलोलियन प्रकार के उपग्रह। अच्छे क्वेश्चन को जब सौरमंडल से पूछेगा तो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा गैलोलियन उपग्रह नहीं है, तो जब तक आपको चारों नहीं पता है तब तक आप आंसर नहीं दे पाएंगे। कौन कौन से? लो, याद कर लेना, लो, यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमेड। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो गैनीमेड है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। कोई समस्या नहीं। एक और क्वेश्चन देखो, हल्का सा, थोड़ा सा देखो भैया, है ना, इसको साफ करते रफ कर देते हैं। आप देखोगे शनि के पास एक उपग्रह है जिसका नाम टाइटन है, और एक शनि का उपग्रह है जिसका नाम फोबे है। क्या भैया? फोबे है, ठीक। पेपर में आता है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो टाइटन किसका है? टाइटन शनि का है। आपसे पूछे शनि का सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है, तो शनि के सबसे बड़े उपग्रह का नाम
टाइटन है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सौरमंडल का एकमात्र ऐसा उपग्रह बताओ जिसके पास स्वयं का वायुमंडल होता है। पूछेगा सौरमंडल का एकमात्र ऐसा उपग्रह बताओ जिसके पास स्वयं का वायुमंडल होता है। तो स्वयं का वायुमंडल किसके पास होता है? टाइटन के पास होता है। अगला क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाता है कि शनि के सबसे छोटे उपग्रह का क्या नाम है। तो शनि के सबसे छोटे उपग्रह का नाम क्या है भैया? शनि के सबसे छोटे उपग्रह का नाम फोबे है। क्या है? फोबे। ठीक, तो हम लोग एक एक ग्रहों के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, एक एक ग्रहों के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक, अब देखते हैं हम लोग। पहले ये तो समझ गए होंगे ना, ये सौरमंडल का चित्र बना हुआ है, जो छोटी छोटी जानकारियां हैं उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, जो एग्जाम में छोटी छोटी गलतियां आपसे हो जाती हैं वो आज के बाद सौरमंडल में नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। इस हिसाब से पढ़ाया जाता है और इस हिसाब से आपको पढ़ना है कि कोई भी बात आपकी छूटे ना। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे, बुध से स्टार्ट करेंगे, मरकरी से स्टार्ट करेंगे कि मरकरी में कौन कौन सी बातें होती हैं। बुध। ठीक, बुध ये आपका बुध उपग्रह है, सॉरी बुध ग्रह है। ढेर सारी जानकारियां बुध से होने वाली हैं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। एक बात तो क्लियर हो गई कि यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। क्या इसके पास कोई उपग्रह है? तो इसके पास उपग्रहों की संख्या नहीं है। ये सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। ये सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता, क्या बुध पर वायुमंडल पाया जाता है? बुध पर वायुमंडल पाया जाता है? तो आप कहोगे जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बुध पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। बुध पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है इसी कारण से, बुध पर वायुमंडल ना होने के कारण। ठीक, और दूसरी बात, इसके केंद्र में, है ना, इसके केंद्र में बहुत ज्यादा लोहे की मात्रा पाई जाती है। इसके केंद्र में लोहे की मात्रा होती है और इसके चारों ओर धरातल पे क्या होता है? रेत होता है। ठीक, रेत होता है। केंद्र में लोहा और धरातल पे रेत, ये दोनों गुण जो होते हैं, जब इस पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है तो सूर्य जब यहाँ पे निकलता है या सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो भाई सूर्य का प्रकाश दिन में पड़ेगा, तो दिन में यहाँ पे जो होता है वो लोहा और रेत तेजी से गर्म हो जाती है। ये गुण होता है लोहे और रेत का। आप अनुभव किए होंगे कि लोहा और रेत जो होता है ये गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडी में ठंडी हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, इस कारण से यहाँ पे दिन का तापमान कितना होता है बुध पर? दिन का तापमान जो होता है वो पहुंच जाता है 360 डिग्री सेंटीग्रेड से 390 डिग्री तक पहुंच जाता है। 360 से 390 डिग्री तक पहुंच जाता है। और जब रात होती है तो यही रेत और लोहा ठंडा हो जाता है, क्योंकि वायुमंडल पाया नहीं जा रहा है। इस कारण से जल्दी से ठंडा और जल्दी से गर्म होता है। रात में इसका तापमान जो होता है, रात में तापमान इसका हो जाता है -170 डिग्री सेंटीग्रेड, -170 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इस कारण से आपसे पूछता है कि बताइए बुध, या आपसे ऐसे पूछा गया सौरमंडल का सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? तो आंसर आएगा सौरमंडल का सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह आपका है बुध। इसका तापांतर कितना होता है? तो आप ये कह सकते हैं कि 390 प्लस 170 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड करेंगे तो आएगा 560 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात बुध का जो तापांतर होता है, तापांतर का मतलब होता है ताप में अंतर। दिन में तापमान कुछ और हो और रात में कुछ और हो, उसे बोलते हैं तापांतर।
ठीक है, तो सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है भैया? आंसर आएगा बुध। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुध अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? ये कितना झुका हुआ है बुध, कितना झुका हुआ है? तो आप बताएंगे ये अपने अक्ष पर 7 डिग्री झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? 7 डिग्री झुका हुआ है। बुध अपने अक्ष पर 7 डिग्री झुका हुआ है। आपसे पूछता है कि बुध का रंग कैसा होता है? बुध का रंग कैसा होता है? तो आप बताएंगे हल्का काला होता है, हल्का काला होता है। अब हल्का काला क्यों होता है? क्योंकि इसके पास लोहे की मात्रा केंद्र में अधिक होती है, इस कारण से ये हल्का काला होता है। तो जितनी आपकी बुध से संबंधित जितने क्वेश्चन आपके सौर मंडल में बन सकते हैं वो हमने बता दिया। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, आपसे पूछता है कि बुध का एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? बुध का एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? तो लगभग बुध का एक दिन पृथ्वी के लगभग 88 या 90 दिन के बराबर होता है। 88 या 90 दिन के बराबर होता है। आपसे क्वेश्चन और एक पूछा जाता है कि भैया क्या बुध सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है? आपसे पूछता है क्या बुध सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है? तो आपके समझ में आएगा कि यार ये सूर्य के सबसे नजदीक है, बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, इस कारण से यही सबसे गर्म होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है। यह दूसरा सबसे गर्म ग्रह आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ये दूसरा सबसे गर्म ग्रह को आप मान सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपने बुध के बारे में जितनी जानकारी है या जितनी जानकारी आपको मिल सकती है उतनी हमने आपको बुध से बता दिया। ठीक, तो एग्जाम के हिसाब से जितने बुध से क्वेश्चन बनते हैं वो हमने आपको बता दिया। और ये तो बात की ये सबसे छोटा उपग्रह है, ये सब लोग जानते हैं, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक, तो आगे बढ़े, हम लोग बुध के बारे में पढ़ लिया ना। अब बात करते हैं शुक्र की। किसके बारे में? शुक्र ग्रह के बारे में। वीनस। ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर सबसे ज्यादा सौरमंडल में क्वेश्चन बनते हैं ग्रहों से तो वो आपका शुक्र ग्रह है। कौन सा है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह। ठीक, शुक्र ग्रह देखते हैं। ठीक है, शुक्र ग्रह के बारे में देखते हैं। बात समझ में आई रही होगी, है ना? तो धीरे धीरे हम पढ़ लेते हैं। बात करते हैं शुक्र ग्रह के, है ना? शुक्र ग्रह के आपको पता होना चाहिए कि जो शुक्र ग्रह है वो सूर्य से दूरी क्रम में किस स्थान पे है? दूसरे नंबर पे। सूर्य से दूरी क्रम में दूसरे स्थान पे है, जबकि आकार में ये कौन सा बड़ा ग्रह है? तो ये सूर्य से दूरी क्रम में दूसरा तथा आकार में छठा सबसे बड़ा ग्रह है। कैसा? छठा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि शुक्र ग्रह जो है ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आप कहते हो शुक्र ग्रह। क्या है? सबसे गर्म, सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। अब आपसे पूछे कि यहां पर दिन का तापमान कितना हो जाता है, तो दिन का तापमान यहां का हो जाता है लगभग 475 डिग्री सेंटीग्रेड। 470 से 475 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहां का तापमान पहुंच जाता है, इसलिए सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। बात समझ पा रहे हो? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके पास सघन वायुमंडल है, इसके पास वायुमंडल है। सूर्य की गर्मी को ये आने तो देता है लेकिन सूर्य की गर्मी को जाने नहीं देता है, इसलिए यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अगर वैसे बात करें तो सबसे गर्म बुध को होना चाहिए, लेकिन बुध के पास वायुमंडल ना होने के कारण वो सबसे गर्म नहीं हो सका। इस बात का उसे अफसोस होगा कि सबसे नजदीक होकर भी हम गर्म नहीं हैं, है ना? ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि शुक्र ग्रह सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? 225 दिन में लगाता है। शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, एक बहुत
अच्छे लेवल का क्वेश्चन ये बनाता है कि शुक्र ग्रह पर सूर्योदय किस दिशा में होता है। तो देखो दो बातें हमारे ध्यान रखो, एक आपका शुक्र ग्रह है और एक आपका अरुण ग्रह है। ठीक, ये दोनों जो हैं ये अपने अक्ष पर, शुक्र और अरुण ये दोनों जो हैं ये अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, जिस कारण से यहां पे जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम दिशा में होता है। तो सूर्योदय किधर होता है? सूर्योदय पश्चिम दिशा में, सूर्योदय पश्चिम दिशा में। दूसरा पॉइंट हो गया, सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। ठीक, उसके बाद आपसे पूछेगा कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहन, तो इसी को बोला जाता है पृथ्वी की बहन। ठीक, पृथ्वी की बहन किसे बोलते हैं? शुक्र को। अब पृथ्वी की बहन क्यों बोलते हैं? तो पृथ्वी के लगभग समान शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के लगभग समान है, आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है, जिस कारण से शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अभी तक ये एग्जाम में नहीं बना है कि पृथ्वी, सभी पृथ्वीवासियों की मौसी किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन कभी बना नहीं है ना, क्योंकि आप जानते हो पृथ्वी हमारी माँ है और माँ की बहन मौसी होती है, लेकिन ये क्वेश्चन कभी एग्जामिनर ने बनाया है और ना बनाने की संभावना है ना। उसके बाद आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है, जिस कारण से पृथ्वी की बहन कहा जाता है। उसके बाद और क्वेश्चन, आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जो हमारी पृथ्वी है ये शुक्र के पास है कि मंगल के पास है? सब लोग जानते हो कि जो पृथ्वी है ना, जो पृथ्वी है वो किसके किसके बीच में है? शुक्र और मंगल के बीच में। लेकिन आप लोग छोटी छोटी बातों को भूल जाते हो, और एग्जामिनर ने पूछ लिया था कि पृथ्वी हमारी मंगल के पास है कि शुक्र के पास, माने पृथ्वी के नजदीक, ज्यादा नजदीक कौन है? तो आंसर क्या आएगा? शुक्र ग्रह आएगा। पृथ्वी के सबसे नजदीक होने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। मेरी बात समझ रहे ना? अगला है शुक्र से और एक बात देख लो, आपको ये पता होना चाहिए, यह अपने अक्ष पर सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह है। सबसे धीमी गति से अपने अक्ष पर घूमने वाला ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किसे भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं? तो यही है, इसे भोर का तारा, भोर का तारा माने मॉर्निंग स्टार, और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं, सांझ का तारा। ठीक, अब क्यों जानते हैं? क्योंकि आप जानते हो सुबह ये पूरब दिशा में दिखाई देता है और शाम को ये पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, इस कारण से इसे भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। बात समझ पा रहे होंगे ना? ठीक, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे, भोर का तारा हो गया, सांझ का तारा हो गया, एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेशर कुकर वाला ग्रह किसे कहते हैं? तो इसे ही प्रेशर कुकर वाला ग्रह कहते हैं, प्रेशर कुकर वाला ग्रह। ठीक, अब प्रेशर कुकर वाला ग्रह क्यों कहते हैं? आप जानते हो कि इस पर लगभग 95 से 96% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड का स्वभाव होता है गर्म। कभी आप एहसास करो कि शाम को आप आम के पेड़ के नीचे से जा रहे हो, ठंडी भी हो, ठंडी का मौसम हो, और आम के पेड़ के नीचे से या किसी वृक्ष से नीचे से निकल रहे हो, तो आपको गर्मी का एहसास होता है, तो उसका कारण कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो 95 से 96% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जिस कारण से इसमें उबलन माने प्रेशर इंक्रीज होता है। इसीलिए एग्जाम में आता है कि भाई प्रेशर कुकर वाला ग्रह किसे कहा जाता है? भाई नहीं कहेगा ना, टेंशन ना लो, पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को प्रेशर कुकर वाला ग्रह कहा जाता है? आंसर आएगा शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर वाला ग्रह कहा जाता है। बात समझ पा रहे हैं? कोई समस्या तो नहीं है? नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जैसे आपसे पूछता है कि पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। उसी प्रकार से आपसे पूछे कि बताइए शुक्र ग्रह की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? शुक्र ग्रह की सबसे ऊंची चोटी का नाम, शुक्र ग्रह की सबसे ऊंची चोटी का नाम, शुक्र ग्रह की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो शुक्र ग्रह की सबसे ऊंची चोटी का नाम है मैक्सवेल। क्या नाम है? इस बात को याद रखिएगा, मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल को याद रखो, आप याद रखेंगे। ठीक, तो शुक्र ग्रह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शुक्र ग्रह की सबसे ऊंची चोटी है मैक्सवेल। कोई समस्या?
नहीं होनी चाहिए, है ना? इतनी बात समझ पाए ना? और क्वेश्चन क्या बनेंगे, और इससे क्वेश्चन क्या बनता है? एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन से ग्रह पर तेजाबी वर्षा होती है, या आपसे पूछे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल करने वाला वर्षा कौन सा ग्रह है, माने कौन से ग्रह पे H2SO4 की वर्षा होती है? H2SO4 की, H2SO4 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है ना। तो पेपर में आए कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अम्लीय वर्षा या सबसे अधिक तेजाबी वर्षा किस ग्रह पर होती है? तो आंसर आएगा शुक्र ग्रह पर। क्या बात समझ पा रहे होंगे? जितने शुक्र ग्रह से क्वेश्चन बनते हैं उसको हमने बताने का प्रयास किया। ये सबसे धीमी गति से घूमता है। अब आपको पता होना चाहिए कि सबसे धीमी गति से घूमता है, इस कारण से यहां पर दिन और रात की अवधि सबसे लंबी होगी। मेरी बात समझ रहे हो? अगर ये सबसे अपने अक्ष पर सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह है तो यहां पर दिन बड़े और रात बड़ी होगी, है ना? आगे बात करते हैं और कैसे बनता है। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता भैया। तो इतना समझ गए, सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है, सबसे गर्म ग्रह है, कितना टेम्परेचर है? 475 डिग्री सेंटीग्रेड है। पृथ्वी की बहन इसे क्यों कहते हैं? हमने आपको बताया पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, आपको हमने बता दिया क्योंकि आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है, जिस कारण से इसे जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि इसे पूर्व और पश्चिम में, माने सुबह पूर्व में और शाम को पश्चिम दिशा में देखा जाता है, जिस कारण से इसे भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिस कारण से यहां पर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इसलिए इसे प्रेशर कुकर वाला ग्रह कहा जाता है। ठीक, प्रेशर कुकर वाला ग्रह कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम मैक्सवेल है। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि लक्ष्मी का पठार और चौरस का पठार कहां पाया जाता है? लक्ष्मी का पठार और चौरस का पठार कहां पाया जाता है? लक्ष्मी का पठार और चौरस का पठार कहां पाया जाता है? तो आप देखेंगे इसी में आपको पता होना चाहिए, लक्ष्मी का पठार और चौरस का पठार। आपसे पूछे लक्ष्मी का पठार और चौरस का पठार कहां पाया जाता है? तो लक्ष्मी का पठार और चौरस का पठार भी पाया जाता है शुक्र ग्रह पर। और थोड़ा अंदर पूछेगा तो यह पूछ सकता है कि लक्ष्मी का पठार और चौरस का पठार शुक्र ग्रह के किस भाग में पाया जाता है? लक्ष्मी का पठार और चौरस का पठार शुक्र ग्रह के किस भाग में पाया जाता है? यह आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, शुक्र ग्रह से और कुछ बन सकता है भाई? और कोई जानकारी शुक्र ग्रह से? तो हाँ, एक और क्वेश्चन देखो, इसका तापमान सबसे अधिक होता है, इस कारण से ये सबसे चमकीला दिखाई देता है। तापमान सबसे अधिक होता है, इस कारण से चमकीला दिखाई देता है। तो पेपर में पूछ सकता है कि सौरमंडल का सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन होता है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह होता है शुक्र ग्रह। ठीक, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, किसे सौंदर्य का देवता या देवी कहा जाता है? तो यूनान के लोग इसे सौंदर्य की देवी कहते हैं। ठीक, सौंदर्य की देवी कहा जाता है। तो इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं शुक्र ग्रह से। ठीक, आगे बढ़े। पृथ्वी को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, है ना? पृथ्वी को तो पढ़ना बहुत ज्यादा पढ़ना है। उससे पहले हम मंगल ग्रह के बारे में जानकारी कर लेते हैं, मंगल ग्रह के बारे में। तो अगला ग्रह आपका है मंगल। मंगल ग्रह देख लेते हैं भाई। ठीक, मंगल ग्रह। अब आपसे पूछा जाता है मंगल दूरी क्रम में किस नंबर पे आता है? तो सूर्य से दूरी क्रम में, सूर्य से दूरी क्रम में चौथा और आकार में
सातवां, इस बात को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया, सातवां ग्रह है, सातवां बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी क्रम में चौथा तथा आकार में सातवां बड़ा ग्रह है। आप जानते हो सबसे पहले बुध, फिर आपका शुक्र, फिर आपकी पृथ्वी, फिर आपका मंगल। ठीक, अब आपको मंगल से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। हम लोग जीव जंतु सभी प्राणी रहते हैं, है ना, लेकिन यह बताया जाता है कि पृथ्वी के अलावा और कौन सा ऐसा ग्रह होगा जहां पर जीवन पाया जाएगा। तो अगला अगर कोई ग्रह होगा, यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो क्या होगा, मंगल होगा, क्योंकि मंगल से पृथ्वी की बहुत ज्यादा समानता दिखाई देती है कि जीवन हो सकता है, भविष्य में कभी जीवन यहां पे पाया जाए, है ना। लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, पहले हम लोग उसको देखते हैं। तो आपको पता है सूर्य से दूरी क्रम में चौथा स्थान रखता है, जबकि आकार में कौन सा स्थान रखता है, आकार में ये सातवां बड़ा ग्रह है, माने इससे छोटा केवल बुध है ना, नहीं तो ये सबसे छोटा हो जाता अगर बुध ना होता। मंगल के बारे में और क्या जानेंगे। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, मंगल जो है इसके पास पृथ्वी के समान दो ध्रुव पाए जाते हैं। ठीक, पूछे कि पृथ्वी के अलावा और कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास दो ध्रुव पाए जाते हैं, तो आंसर क्या आएगा, मंगल ग्रह आएगा। ठीक, ये सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है, 687 दिन में लगाता है। 687 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है ना। ये आकाश में किस रंग का दिखाई देता है, तो आकाश में ये लाल रंग का दिखाई देता है। किस रंग का दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। अब कारण तो होगा कि लाल क्यों दिखाई देता है, तो आप ये कहेंगे कि मंगल ग्रह के धरातल पर या मंगल ग्रह की जो भूमि है ना, उसमें लगभग 10% आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 10% आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिस कारण से ये आपको लाल दिखाई देता है। ठीक, जिस कारण से ये लाल ग्रह कहलाता है। पेपर में पूछता है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो लाल ग्रह कहते हैं मंगल ग्रह को, है ना। उसके बाद इसके पास दो उपग्रह हैं, हम लोगों ने बात कर ली है पहले ही। कौन कौन सा, एक आपका है डीमोस और एक कौन है, फोबोस। ठीक, डीमोस और फोबोस है, डीमोस है और कौन सा है, फोबोस है। ठीक, डीमोस और फोबोस है। अब आप देखोगे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, सबसे छोटा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, तो आप बताएंगे सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया। ठीक, कौन सा पर्वत है, निक्स ओलंपिया। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि निक्स ओलंपिया कहां पाया जाता है, तो निक्स ओलंपिया पाया जाता है मंगल ग्रह पर। यह सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे देखते हैं मंगल के बारे में और क्या क्या जानकारियां देता है मंगल ग्रह। ठीक, आपसे पूछेगा कि सौरमंडल की सबसे बड़ी ज्वालामुखी किस ग्रह पर है, तो सौरमंडल की सबसे बड़ी ज्वालामुखी, सौरमंडल की सबसे बड़ी ज्वालामुखी का क्या नाम है, आंसर आएगा ओलंपस मोन्स। क्या नाम है, ओलंपस मोन्स। ठीक, आपसे पेपर में पूछा जाता है कि ओलंपस मोन्स क्या है, तो ओलंपस मोन्स एक प्रकार की ज्वालामुखी है जो कि सौरमंडल की सबसे बड़ी ज्वालामुखी है। तो आपसे पूछे कि भैया सौरमंडल की सबसे बड़ी ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स है, तो पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी कौन सी होगी,
पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी कौन सी होगी? तो पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी का नाम मोना लोवा है ना। अब ये ज्वालामुखी बड़ी कैसे होती है? जिसका मुंह जितना बड़ा होता है वो बड़ी ज्वालामुखी कहलाती है, और ज्वालामुखी का अगर मुख बड़ा हो जाता है तो उसे काल्डेरा कहा जाता है। पेपर में आता है काल्डेरा किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी के मुख का आकार जब बड़ा हो जाता है तो उसे काल्डेरा कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी मोना लोवा है उसके मुंह का व्यास 10 किलोमीटर है, लेकिन जो आपकी सौरमंडल की सबसे बड़ी ज्वालामुखी जिसका नाम ओलंपस मोन्स है, इसके काल्डेरा का जो व्यास है वो लगभग 520 किलोमीटर है। अब आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी ज्वालामुखी होगी। 520 किलोमीटर है, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ज्वालामुखी होगी। बात समझ पा रहे हैं? तो और जानकारी अभी आपको मिलती रहेंगी। तो ये ओलंपस मोन्स हो गया, फोबोस और डीमोस हो गया, सूर्य से दूरी क्रम में चौथा, आकार में 7वां बड़ा ग्रह है, इसका रंग लाल है। ये किस कारण से होता है? तो ये होता है आयरन ऑक्साइड कारण। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्या मंगल ग्रह पर वायुमंडल उपस्थित है? तो आप कहोगे जी हां, इस पर वायुमंडल उपस्थित है, सॉरी वायुमंडल पाया जाता है। ठीक, पाया जाता है। आपसे पूछता है कि क्या मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो आप बिल्कुल सही बताएंगे कि मंगल पे वायुमंडल पाया जाता है। लेकिन आपसे पूछता है क्या मंगल ग्रह के वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है? तो आप बताएंगे ओजोन परत का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? ओजोन परत का अभाव पाया जाता है। ओजोन परत का अभाव पाया जाता है। ठीक, तो आपसे पूछे क्या ओजोन परत पाई जाती है? तो बिल्कुल नहीं, ओजोन परत का अभाव पाया जाता है। ठीक भैया, आगे देखते हैं। तो क्या सीखे आप कि वायुमंडल में सबसे बड़ी ज्वालामुखी का नाम ओलंपस मोन्स है। वायुमंडल के सौरमंडल की सबसे बड़ी ज्वालामुखी का नाम ओलंपस मोन्स है। उसके बाद आपसे पूछता है कि ओलंपस मोन्स ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है? तो ओलंपस मोन्स पर्वत है। ओलंपस मोन्स हाँ ज्वालामुखी है ना, निक्स ओलंपिया पर्वत है। तो आपसे और क्वेश्चन पूछता है कि क्या मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? बिल्कुल हाँ पाया जाता है। लेकिन आपसे पूछता है वायुमंडल के, क्या मंगल ग्रह के वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है? तो जी बिल्कुल नहीं पाई जाती है, ओजोन परत का पूर्णतया अभाव पाया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या पृथ्वी की तरह यहां पर ऋतु परिवर्तन होता है? तो बिल्कुल होता है, यहां पर ऋतु परिवर्तन होता है। यहां पर ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक, यहां पर ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक, और आगे बात करेंगे मंगल के बारे में। मंगल से और क्या जानकारियां आपको मिल सकती हैं या एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है? मंगल से और क्वेश्चन आपके बनेंगे। मंगल ग्रह से पूछ देता है कि मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव कितना है? मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव कितना है? मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव कितना है? जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसी प्रकार से मंगल ग्रह भी अपने अक्ष पर झुका हुआ है। अक्षीय झुकाव इसका कितना है? तो आप बताएंगे अक्षीय झुकाव इसका जो है वो 25 डिग्री है। ठीक, अक्षीय झुकाव कितना है? 25 डिग्री। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? तो सिमिलरिटी मिल रही, पृथ्वी कितना है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये कितना है? 25 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो ये भी पृथ्वी के ही समान झुकाव लिए हुए है ना, इसलिए इसमें भी पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन होता है। एक घूर्णन चक्र कितने समय में लगाता है? एक घूर्णन चक्र कितने समय में लगाता है? आपसे पूछे मंगल का घूर्णन चक्र, मंगल का घूर्णन चक्र अर्थात मंगल
मंगल का घूर्णन चक्र कितने समय में पूरा होता है? जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर देता है, उसी प्रकार से हमारा मंगल भी 24 घंटे 37 मिनट 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकेंड, अर्थात जो हमारे यहां दिन और रात की अवधि लगभग 24 घंटे है, उसी प्रकार से मंगल ग्रह पर भी 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकेंड के दिन और रात बटे होते हैं। इसी कारण से तो सिमिलरिटी इसमें दिखाई देती है। इसी कारण से तो पृथ्वी के लगभग जितनी घटनाएं पृथ्वी पर होती हैं उतनी लगभग मंगल ग्रह पर भी होती हैं, क्योंकि ये 24 घंटे 37 मिनट और 23 सेकंड में अपना एक अक्षीय चक्कर पूरा करता है, माने घूर्णन चक्र पूरा करता है। बात समझ गए होंगे? बात समझ में आ गई होगी, है ना? अगर पूछे कि यह पृथ्वी का परिक्रमा कितने समय में लगाता है, पृथ्वी का परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है, या आपसे ऐसे पूछ सकता है कि परिक्रमण काल कितने समय का होता है, तो 687 दिन का होता है। तो ये आपके मंगल से संबंधित। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पृथ्वी सादृश ग्रह किसे कहा जाता है? इसी को पृथ्वी सादृश ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी सादृश पृथ्वी सादृश्य ग्रह किसे कहते हैं? तो इसी को पृथ्वी सादृश्य ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी सादृश्य ग्रह भी कहा जाता है। क्या बात समझ पाए? तो ये आपके मंगल ग्रह से जो जानकारी थी वो आपको बताई गई। लगभग जितना एग्जाम में मंगल ग्रह से पूछता है उतना हमने बताने का प्रयास किया है। ठीक है? अगर कोई आपको और जानकारी मिलती है तो आप कमेंट भी कर सकते हो कि सर ये पॉइंट रह गया, है ना? लेकिन हमने लगभग बताया, आपको पता होना चाहिए। फिर से एक बार हम दोहरा देते हैं। आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो आकार में 7वां स्थान रखता है, तो वो आपका मंगल ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह? तो वो शुक्र ग्रह है। पृथ्वी किसके किसके बीच में है? तो मंगल और शुक्र के बीच में है। शुक्र मंगल ग्रह से पूछा जाता है इसका रंग लाल क्यों है, तो आपको बताया कि 10% आयरन ऑक्साइड होने के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। ये अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? तो ये अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। और उसके बाद पूछे कि इसका घूर्णन चक्र कितने समय का होता है, तो आपने पढ़ा 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड का ये समय लेता है एक चक्कर पूरा करने में। इसलिए जिस प्रकार से पृथ्वी पर दिन और रात लगभग 12-12 घंटे के होते हैं, उसी प्रकार से लगभग 12-12 घंटे के दिन और रात इस पर भी होते हैं। ठीक? उसके बाद पृथ्वी के समान वायुमंडल यहां पर भी पाया जाता है, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जबकि मंगल ग्रह के वायुमंडल में ओजोन परत का अभाव होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या मंगल ग्रह के वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है? तो जी बिल्कुल नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के समान कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पाया जाता है? तो पृथ्वी के अलावा चंद्रमा है, पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह है जिसके पास उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पाया जाता है। ठीक? और क्या? ये लगभग कलाएं पृथ्वी के समान करता है, इसी कारण से इसे पृथ्वी सादृश्य ग्रह कहा जाता है। जितनी कलाएं पृथ्वी के पास होती हैं लगभग इतनी ही इसके पास पाई जाती हैं, इस कारण से इसे पृथ्वी सादृश्य ग्रह कहा जाता है। ठीक? ऋतु परिवर्तन पृथ्वी में भी होता है, ऋतु परिवर्तन इस पर भी होता है। ठीक? बस फर्क इतना है कि ऑक्सीजन, पानी, ये सब भी बाकी है ना? इस कारण से जीवन संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये बताया जाता है कि संभावना पूरी है, अगर पृथ्वी के अलावा कहीं जीवन पाया जाएगा तो वो मंगल ग्रह होगा। ठीक? तो हमने आपको बुध पढ़ाया, हमने आपको शुक्र ग्रह पढ़ाया, और फिर उसके बाद मंगल ग्रह के बारे में पढ़ाया। उसके बाद मंगल ग्रह के बारे के बाद फिर आता है क्षुद्र ग्रह पट्टी। क्षुद्र ग्रह पट्टी को हमने पहले ही बता दिया कि ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। तो ये धूल कण
और गैसों से मिलकर बने होते हैं। ये सूर्य का अनियमित समय से चक्कर लगाते हैं, इस कारण से इनका दूसरा नाम अवांतर ग्रह भी मिलता है, क्योंकि इनके आने जाने का समय निश्चित नहीं होता है, इसलिए इनको अवांतर ग्रह भी कहा जाता है। अवांतर ग्रहों की संख्या कितनी है, तो लगभग 10 लाख बताई जाती है। पूछा जाता है पृथ्वी वासियों को पृथ्वी से दिखाई देने वाला एकमात्र क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो हमने आपको बताया फोरबेस्टा है। ठीक, कौन सा है? फोरबेस्टा है। आशा करता हूं कि जितनी बातें हमने आपको बताई सौरमंडल से, वो बातें आपकी समझ में आई होंगी और आपकी परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण भी होगा, है ना। और आप सीख भी लेंगे आसान तरीके से, बहुत ज्यादा जटिल नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये आपका सौरमंडल का भाग 1 था, और जो जानकारियां हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उसके बारे में हम सौरमंडल के भाग 2 में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड इवनिंग सभी को।